Welcome once more. I say welcome in the morning physics class, and here today we are going to discuss the concept based on the Ohm's law and concept of the resistance. This is Ohm's law in the scalar form. Ohm's law in the स्केलर फॉर्म. ऑलरेडी वी हैव ड्राइव्ड इट. ठीक है ना. जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार है वो हम लास्ट में बोर्ड के समय में जज करते हैं कि कौन क्वेश्चन आया है कौन नहीं आया है, किसको फोकस करके तैयार करना है किसको छोड़ना है. बट अभी हम लोग फिलहाल करते हैं कि अल्टरनेट ईयर का पेपर है. ओके, ये फर्स्ट बात हुआ. दूसरा बात हम लोगों ने लिखा था J इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. ये भी था क्या आपके पास, याद कीजिए. ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म. ओके, ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म वेयर J इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है I बाई ए, या इसी को लिख सकते हैं I बाई पाई आर स्क्वायर न्यूमेरिकल्स के लिए ना. आर क्या है? रेडियस ऑफ द वायर. ठीक है, इन विच करंट फ्लोज. पहले हमने लिख किया. सिग्मा के बारे में जानिए. सिग्मा जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी थोड़ी सी हम यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे. जे का यूनिट पूछेगा. जे स्केलर है कि वेक्टर है तो आप लोगों ने पढ़ लिया. अगर यूनिट के बारे में पूछेंगे तो एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर. यूनिट के बारे में लिख दीजिए तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. जो काम का चीज़ है हम सब लिखते जा रहे हैं. ठीक है भाई. तो इसको देखिए कि हम लोगों को क्या मिल रहा है. सो ठीक, आगे आइए. आगे आइए. इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी का उल्टा में हम लोग कहते हैं ये देखिए 1/ρ वेयर रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी. लिखते चलिएगा रेसिस्टिविटी. आपसे क्वेश्चन रहेगा कि रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है या मटेरियल ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है. रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओके, या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है. किस में आप टिक मारेंगे? रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स और ज्योमेट्री और बोथ. वेरी गुड. हमारे पास स्क्रीन पे आ गया. दोनों नहीं लगाना है ना. रेसिस्टेंस दोनों का प्रॉपर्टी है, कंडक्टेंस दोनों में आएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है कल हमने गोल घेर के लिखा था रेड रंग से कि ये आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है. नो बोथ, नो 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 नो. ये आपने टाइप ऑफ द मटेरियल्स पे सिर्फ डिपेंड करेगा. बोथ में टिक नहीं मारना है. बहुत लोग को आ गया टाइप्स ऑफ द मटेरियल. ठीक है, बोथ वाला कॉन्सेप्ट हटा देना है. ज्योमेट्री पे रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, बट हम रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पूछे हैं इसलिए टाइप ऑफ द मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा. तो हम लोग कह देंगे रो एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन द रो एंड सिग्मा डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल्स. टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स. ओके, साथ में ये कह देंगे ये डिपेंड. अब पहला ये हो गया. दूसरा ऑन द टेम्परेचर लिखिए. कोई दिक्कत नहीं है ना. ऑन द टेम्परेचर हम लोग लिख देते हैं. ऑन द टेम्परेचर लिखते चलिएगा. छोटा छोटा बात है बट इंपॉर्टेंट है. ऑन द टेम्परेचर हम आपको बोले थे, याद कीजिए. सी दिस वन. हम धीरे धीरे लिखते चल रहे हैं. आपके पास किसके बारे में बात कर रहे हैं?
ठीक है ना, मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। यस, हियर हम नीचे लिख दिए हैं मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट पे हम कहानी कह चुके हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, आप ये देखिएगा, इंक्रीज अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ऐसे मतलब इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो कॉलिजन टाइम जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये जो आपको लिखे हुए थे याद कीजिए, दिस इज कॉल्ड कॉलिजन टाइम। किसका कॉलिजन टाइम? इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन टाइम। ये डिक्रीज कर गया और टेम्परेचर को हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है ना भाई। ये देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि टेम्परेचर को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर है और इसको इंक्रीज कर दिया, सिंबल हमने लगा दिया है। टेम्परेचर को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ दो बात है, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दोनों में रिवर्स का रिलेशनशिप है। आप लोग देख रहे हैं ऊपर में हमने लिख दिया हुआ है कि जितना रेसिस्टिविटी हाई होगा कंडक्टिविटी उतना लो होगा, अपोजिट का रिलेशनशिप है। तो बताइए कि हम लास्ट क्लास में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में बताए थे कि कॉलिजन टाइम अगर घट जाएगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उल्टा का रिलेशन था। याद कीजिए, हम लोगों ने ये लिखा हुआ था धीरे धीरे उल्टा का रिलेशन। ये रेसिस्टिविटी था तो ये वाला कहानी था, ये देखिए कॉलिजन टाइम के साथ ये रिलेशन था। अगर कॉलिजन टाइम के साथ ये रिलेशन था तो आपके साथ ये रिलेशन आएगा। चेक कीजिए, तो टिक मार में ये वाला रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए जो पढ़े हैं उसी में से आपका बन रहा है। रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस हमने बात किया हुआ था, मटेरियल प्रॉपर्टी है जो 1/टाउ से कल हम लोगों ने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। तो ये टाउ का मान घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, अपोजिट है। बहुत सही। अब यहाँ कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो ये अपोजिटली रिलेटेड है। टाउ का मान घटेगा तो आपका कंडक्टिविटी भी आपका घट जाएगा, और टाउ का मान बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, और कंडक्टिविटी घट जाएगा। ठीक है भाई। तो हम लोग के पास में देखिए कि ये बढ़ाने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़िए आगे, ये रिलेशन अगर क्लियर हो गया है तो ध्यान देना। धर्मेंद्र, एक क्वेश्चन तुम्हारा है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, आप समझिए। ये देखिए आपको पास हमने लिखा हुआ है और अभी हम पूरी कहानियाँ लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पिछले दिन ड्राइव किया हुआ था, R इज इक्वल टू रो L/A। रेसिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द वायर, वेयर एज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मटेरियल्स, नॉट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का इफेक्ट रेसिस्टिविटी पे आ जाए तो रेसिस्टेंस कह देंगे, सिर्फ मटेरियल टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण जो अपोजिशन पे इफेक्ट आए उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, सिर्फ टाइप ऑफ द मटेरियल के बात कीजिएगा तो रेसिस्टिविटी, और अगर टाइप ऑफ द वायर्स की ज्योमेट्री हमने क्या लिया हुआ है इस पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, वो इफेक्ट को ले लेंगे तो रेसिस्टेंस कह देंगे। तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। सो यूनिट में भी देखिए अभी अंतर आएगा। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले यहाँ से बढ़िए कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट आता है ये भी कर ली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यूनिट लिखिए। यूनिट में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो आप यहाँ से देखिए, यूनिट रेसिस्टेंस के लिए भी अगर आपने पूछ लिया है तो हमने बोल ही दिया, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ये क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे मटेरियल प्रॉपर्टी एज वेल एज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों है। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है इसको समझो। अगर ये तार है आयरन का और तार हमने ऐसा ले लिया हुआ है, दूसरा एक तार लिया आयरन का, चलो भैया सेम टाइप का मटेरियल का, ध्यान रखिए लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। चलो ये हमने कॉपर वायर कर दिया, ये भी हमने कॉपर वायर कर दिया, दोनों सेम टाइप का मटेरियल ले लिया, लेंथ सेम है। करंट हम ऐसे फ्लो करा दिए, करंट हम ऐसे फ्लो करा दिए, करंट हम ऐसे फ्लो करा दिए। ध्यान देना,
आगे एक और भी हम तार आपको बना देते हैं, ये देखिए दिस वे तार हमने टेपर्ड वायर बना दिया, लेंथ सेम है। ओके, आई थिंक सो कि आपको पता चल रहा है कि ज्योमेट्री डिफर करा रहे हैं हम, करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। देख लीजिए सब कॉपर वायर ही है, लंबाई हमने बराबर ले लिया, लंबाई L ले लिया है और कॉपर वायर ही है। बट व्हाट इज हियर, हियर एरिया इज रिलेटिवली लेस, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, और हियर एरिया इज, ऊपर वाले में दोनों में एरिया बड़ा छोटा है बट कांस्टेंट है, यहाँ पर एरिया वेरिएबल हो गया। तो ज्योमेट्री बदल रहे हैं ना, तो ज्योमेट्री बदल रहे हैं, लंबाई सबका बराबर है बट रेसिस्टेंस सबका अलग होने वाला है। ध्यान रखिए, रेसिस्टेंस सबका अलग होने वाला है। तो हम पहचान कैसे लेंगे कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेसिस्टेंस कम है, ये भी कहानी है। ठीक है, तो सेकंड वाले का रेसिस्टेंस आप लोग कह रहे हैं मोर है, तो फिर से चेक कीजिए इसको कि सेकंड वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या यूज करने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट, अगर ये तार को हमने ले लिया L, तो आपको देखने से लग रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिएबल। तो वेरिएबल होता है तो डायरेक्ट इसमें फार्मूला नहीं लगा सकते हैं आप। ओके, रेसिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला सबसे नीचे वाला में नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हर जगह पर एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो एरिया का जो R इक्वल टू रो L बाई ए का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ए हम किसी फिक्स वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। समझिएगा हम सब बात को जो बोल रहे हैं सो। हाँ, तो ये आपके पास एरिया इसका ज़्यादा है। अब आइए, तो R1 का मान हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेम टाइप का मटेरियल है तो रो L सेम है, बट नीचे में क्या लिखिएगा, A1, और इसी को चलिए R1 इज इक्वल टू रो L बाई क्या लिख दिया, पाई R1 स्क्वायर। आपको देखने से ये लग जाएगा कि भैया इसका रेडियस कम है, एरिया कम है। R2 अगर इसका नाम हम लोग कह दें कि इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो R2 इज इक्वल टू तुम लोग लिखोगे रो L बाई A2, या दिस इज रो L बाई पाई R2 स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया रेसिस्टेंस का, जब एरिया कांस्टेंट रहेगा तब के लिए ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लोग ये कह देंगे कि इसका जो डायमीटर है या रेडियस है, ये वाला वैल्यू, सी दिस वन, दिस वैल्यू इसके तुलना में ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा या रेडियस ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा। इसीलिए मोटा तार का रेसिस्टेंस कम होता है पतला तार के रेस्पेक्ट में। पतला तार जितना होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही हाई होता है। तो ये क्लियर आपको फार्मूला बता रहा है। और ये फार्मूला कहाँ से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल तो वही है, ज्योमेट्री बदल दी है हम लोग तो रेसिस्टेंस बदल गया, बट रेसिस्टिविटी ये सब तार का सेम है माय डियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का क्या कहानी है। सो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर गया, इसमें एरिया बढ़ गया, इसमें एरिया छोटा है, बट रेसिस्टिविटी वैल्यू रिमेन सेम, वेयर एज रेसिस्टेंस वैल्यूज आर डिफरेंट। क्लियर हुआ मृत्युंजय? जल्दी से बोल दीजिए कि यस सर, कि रेसिस्टिविटी सब तार है, जितना वेराइटी का तार लिए हैं सब में कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल सेम है, बट ज्योमेट्री चेंज कर गया है, इसीलिए आपका रेसिस्टेंस वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। यार हिंदी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, है ना? स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना? बताओ। रेसिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं यार, हिंदी में अगर बात करोगे तो रेसिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, रेसिस्टिविटी को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी को। हिंदी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ठीक है, हिंदी बैच में आ जाओ, वहीं पे बात करेंगे। ये सब ऐसा क्वेश्चन क्या है इडियट सी। आप जान लीजिए, रेसिस्टेंस तो दुनिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेसिस्टेंस का हिंदी भैया प्रतिरोध है, बट आप समझो रेसिस्टेंस वी आर स्टडी। हाँ, किसके ऊपर? रेसिस्टिविटी जो है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि अब आपको उम्मीद करते हैं रेसिस्टिविटी तीनों तार का सेम है, बट रेसिस्टेंस डिफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री डिफर कर गया। करेक्ट है। आगे आइए, अगर हम लोग यहाँ पे अगला वाला रेसिस्टेंस निकालना पड़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। देखो ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर A1, ऊपर में A1 था, यहाँ A2 है। A2 का मान बड़ा हो गया, A2 का मान बड़ा हो गया, सर्टेनली R2 का मान छोटा हो जाएगा। तो यही तो बात कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा
क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा वाला टर्म नीचे आएगा तो रेसिस्टेंस कम। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो मोटा तार होगा ना, थिक वायर होंगे उसका रेसिस्टेंस कम होता है, और थिन वायर होता है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। जबकि थिक या टेपर्ड वायर है सबका रेसिस्टिविटी सेम है, क्योंकि टाइप ऑफ द मटेरियल सेम है। अगर हम एक को कॉपर वायर ले लेंगे, दूसरे को एल्युमिनियम वायर ले लेंगे, तीसरे को आयरन वायर ले लेंगे, तो सबका रेसिस्टिविटी बदल जाएगा। करेक्ट है, टाइप ऑफ द मटेरियल बदल दीजिएगा तो रेसिस्टिविटी बदल जाती है। ये बात क्लियर? हाँ जी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में। अगर इसका रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग छोटा सा एरिया इस तरह से लेते हैं dx लंबाई का, ओके। और हम लोग यहाँ पर dr निकालेंगे, dr इज इक्वल टू रो dx बाई a किसी इंस्टेंट में निकाल लेंगे, और तब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dr ओवरऑल इंटीग्रेशन रो dx बाई a ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ये हम सवाल में लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे a इज द वेरिएबल वैल्यू। a क्या है, a इज वेरिएबल हियर। तो वेरिएबल का मान हम लोग कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, जो हम बताएंगे a इज वेरिएबल, ओके। ये अलग टाइप का प्रॉब्लम होगा जो कि क्वेश्चंस हम लोग को कंपटीशन में पूछता है, जनरल में तो पूछेगा नहीं। तो हम जस्ट आपको बता दिए कि तार जैसे मन तैसे हो सकता है, ओके। क्यूबिकल वायर हो सकता है। अभी हम लेना सिखा रहे हैं कि भैया रेसिस्टेंस हम लोग लिखते कैसे हैं। एक ही बॉडी का रेसिस्टेंस बदल जाता है, कैसे बदलेगा इसको समझना है ना, बहुत काम का चीज़ है। हम बोले कि टुडे विल डिस्कस ओनली अबाउट द रेसिस्टेंस वर्ड, हम सिर्फ रेसिस्टेंस पे बात करेंगे और इस पे कोशिश करेंगे कि हम लोग मास्टर बन जाएं, ओके। तो चलिए, हमारे पास ये तो क्लियर हुआ कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और टेपर्ड वायर कैसा कैसा हो सकता है, और वायर कैसा होगा इसके ऊपर में हम बात करेंगे। अगर कांस्टेंट एरिया और कांस्टेंट लेंथ रहे और कांस्टेंट रो रहे, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, तो हम लोग सीधा फार्मूला R इक्वल टू रो L बाई A लगा देंगे। पतला वाला तार हाई रेसिस्टेंस, मोटा तार है, थिक वायर है तो लो रेसिस्टेंस। कैसे होगा, क्लियर है। अगर तार की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो लंबाई के प्रोपोर्शनल है। लंबा तार रहेगा 2 मीटर का और 1 मीटर का, तो 2 मीटर वाला तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा 1 मीटर के रेस्पेक्ट में, प्रोवाइडेड कि एरिया कांस्टेंट हो जाए ना, तब हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, तार को मोटाई को छू करके पता कर लेते हैं चीज़, तार का रेसिस्टेंस क्या होगा। तार के लंबाई के आधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, तार के मटेरियल के आधार पर बात कर लेते हैं। कॉपर है मतलब मोर कंडक्टिंग है, मोर कंडक्टिंग इसलिए कि कॉपर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत आसानी से चलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से चलते हैं, इसलिए उसमें रेसिस्टेंस फ्लो कम, रेसिस्टेंस का मान कम होता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी कॉपर का कहते हैं ज़्यादा। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजर घर में लेंगे तो कहते हैं कॉपर वाइंडिंग वाला स्टेबलाइजर देना भाई। क्यों? क्योंकि उसमें हीट कम पैदा होगा। हीट कम पैदा क्यों? क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। ये सब कहानी है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा हम रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लिए। तो रेसिस्टेंस का यूनिट सब लोग जानते हैं कि ओम होता है। तो आप बताइए कि रेसिस्टेंस अगर पता चल गया तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस सबको पता है, ओके। आर ओम लिखते हैं ना, और R इज इक्वल टू आप लोग लिखते हैं रो L बाई A। यहाँ पे ओम है, ये रो है, ये L है, और नीचे में चाहेंगे तो L स्क्वायर लिख सकते हैं। कट कर दीजिए तो रो इज इक्वल टू L। रो का यूनिट और डायमेंशन चाहेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला है ओम मीटर, करेक्ट। ये किसका? रेसिस्टिविटी का आ गया, ओम और मीटर। और ओम के उल्टा को हम मोहो कहते हैं, MHO, ठीक है भाई। ओम के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। तो आप यहाँ समझिए MHO। तो सिग्मा का मान अगर आपको निकालने के लिए रहेगा तो ये देखिए 1 बाई रो कर देंगे, और 1 बाई रो के जगह पर यहाँ से हम लिख दिए ओम, और ये वाला हो गया मीटर। तो 1 बाई ओम को हम लोग यहाँ से कह देंगे MHO और पर मीटर। ये वाला वैल्यू भी लिख लेंगे हम लोग, क्लियर है।
ये आपके पास आप कंडक्टिविटी का यूनिट एक तरीका से लिख सकते हैं और दूसरे तरीका से भी लिखेंगे जो प्रैक्टिकली आ जाता है। तो ओम का उल्टा को महो कह देते हैं, या ओम का साइन में हम लोग इनवर्स लगा लेते हैं, तब भी ये चलेगा। ओके, जस्ट चेक इट। तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब आइए रेसिस्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। तो यूनिट तो ओम पता चल गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही सिस्टम में लेके देखते हैं कि ओम क्या है। सो चले भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़िए। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपका पेपर में देखिएगा ऑब्जेक्टिव में रहता है। आगे बढ़ें। यस, पूजा क्लियर है? सब लोग का क्लियर है? बताइए, डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब नहीं पूछेगा तब भी हम बताए करेंगे। आप जितना दिमाग में नहीं उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है? हाँ, रिस्पॉन्स आप लोग मांगते हैं ना, तो रिस्पॉन्स तड़ातड़ी एकदम 50-100 आ जाना चाहिए तड़ से सारे लोग को। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि यस सर बाकी लोग कर रहे हैं ना, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं माय डियर, आप अपना काम करना शुरू करो, ठीक है? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। तो आप ये आइए थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हम बात करते हैं। तो अब बताओ, हम लोगों ने V इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं ओम्स लॉ से? V इज इक्वल टू आई आर। R इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? V बाई आई। बोलिए। V का यूनिट हम लोगों ने वोल्ट पढ़ते हैं, वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं, ठीक है? बट यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए। दिस इज वोल्ट है, I के बारे में कहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं I इज इक्वल टू सर Q बाई टी होता है। आप लोग पढ़े हैं ना? तो यह वाला Q है और यह वाला T है। रखते चलिए बेसिक में। बेसिक कहने का मतलब आप फंडामेंटल यूनिट में आ जाइए कि 7 फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये जो पढ़े आप उसमें पहुंचना है डायमेंशन के रूप में। तो देखिए हम रेसिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस को उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन, और रेसिस्टिविटी को उल्टा को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये 4 वर्ड जो आपको मिलेगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को उल्टा को कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी के उल्टा को कंडक्टिविटी। तो चारों को हम लोग डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे ये अभी हम लोग तुरंत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे तो हम फटाफट निकाल लेंगे। तो सब आ जाइए फंडामेंटल यूनिट में। R इज इक्वल टू V बाई आई है, एंड V का मान आप लोग सब जानते हैं। ये देखिएगा हम बगल में लिख देते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। याद आ रहा है क्या? या यूं कहेंगे W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चार्ज को फ्लो कराने में किया गया वर्क डन। तो माय डियर सब हम लोग फंडामेंटल में पहुंच रहे हैं ना, तो वर्क डन का हम लोग सब कहानी जानते हैं। तो लिख देते हैं, ये देखिए V बाई Q, ऊपर में आ गया T, और यहाँ से देख लीजिए तो वैल्यू हम लोगों ने लिख देंगे, V के जगह पर लिख देते हैं W बाई Q इंटू T, और नीचे में है Q। बोलो, चलते चलो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। V का मान हम बगल में लिख दिए हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग कह देते हैं। तो भाई ये बताइए कि हमारे पास वैल्यू क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू W इंटू T डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर। तो Q के टर्म में रहेगा, तो आप यहाँ से देखिए जूल सेकेंड यूनिट अगर लिखने के लिए आएगा तो ये आप लिख सकते हैं जूल सेकेंड। हम सब बदल बदल के लिख रहे हैं, एक एक चीज को देखिए 4 तरह से रहता है। नीचे में है कूलम्ब का स्क्वायर, ओके? तो जूल सेकेंड कूलम्ब का स्क्वायर, ये भी यूनिट आपका किसका हो गया? रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का एक ओम तो जानते हैं, ये थोड़ी पूछ लेता है कि थोड़ा सा घुमाता है चीज़ को कि ये यूनिट दे देगा 4 गो में, उसमें से एक ये रहेगा। तो आपको ये भी तरीका होना चाहिए कि हम लोग ऐसे कैसे निकाल रहे हैं। सो आगे बढ़ो, थोड़ा सा हम लोग को देखते हैं। चार्ज फंडामेंटल में नहीं है, चार्ज किस में है? करंट में। तो करंट में भी इसको हम लोग डाल करके देख लेते हैं। तो करंट में अगर इसको हम लोगों ने सजाएंगे तो तुम लोग क्या कहोगे? सो बताओ। ये देखिए तो Q इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? I और T। तो रख दीजिए यहाँ, W है, T है, और ये I स्क्वायर है, T स्क्वायर है। काट दीजिए तो दिस इज W बाई I स्क्वायर T। व्हाट इज दिस?
ये आपके पास आ गया जूल, ध्यान रखें ना, पर एम्पियर इस ऐसे और टाइम का पावर ऐसे। दिस इज व्हाट द वैल्यू आपके पास एम्पियर है और सेकंड है। आप इसको लिख दीजिए, आप वर्ड में यूनिट लिखना है ना, ये सब बदलने आना चाहिए। आप जैसा पूछेगा आप बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जूल है, एम्पियर है, एम्पियर का पावर ऊपर जाएगा -2 और सेकंड का पावर दिस इज -1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है। एक शॉर्ट में नाम इसका ओम दे दिया है जो आप लोग जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ओम ही है एक चीज़। आप बेसिक क्वांटिटी पे कहीं ना कहीं तो डिपेंड करता है ना। अब आ जाओ डायमेंशन में, हम लोगों ने बात करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन में सीधा सीधी हम लोगों ने, आप यहाँ से आ जाओ, शुरू से ही ले लो, ये तो हम लोग को बदलना था। आ जाओ यहाँ से, तो R इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़े हैं, V/I, ओम्स लॉ से V/I, एंड V इज इक्वल टू सब जानते हैं W/Q, एंड ये वाला I है, एंड ये सब अभी लिख दिया। यहाँ देखिए, लिखिए W और Q इक्वल टू IT है, ये वाला I है। अब मान के बोलो वर्क डन, वर्क डन एनर्जी का सब लोग जानते हैं डायमेंशन क्या लिखते हैं। सो अब आप लोग कुछ भी नहीं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला में प्रॉब्लम उठ रहा है, I²T। अब देखिए सब फंडामेंटल है, वर्क डन को फंडामेंटल में कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू, चल यार, R इज इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे mL²T-2 बाई, ये देखिएगा है I⁻², एंड दिस इज T। चेक करो कि सर इसमें कोई दिक्कत है। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, बोलिए दिस इज वर्क डन। फंडामेंटल में लिखा है, डायमेंशन निकालना था इसलिए। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास सजा के लिखेंगे, तो ये देखिएगा है mL², T का पावर -2 है और T ये ऊपर जाएगा तो -3 और I के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस। बोलो भाई, चलते चलिए, एक एक पॉइंट लेंगे हम, बोले ना एक एक वर्ड पकड़ के चलेंगे और ये सब्जेक्ट में मास्टरी बना लेंगे, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं भी। चलें, क्लियर है, बहुत अच्छा। अगर इसमें डाउट है तो बोलिए। हम तो सर उलटफेर इसलिए किए हुए थे, कभी चार्ज में कभी करंट में, क्योंकि यूनिट के बारे में पूछ लेता है बदल बदल करके। ओम तो है ही, ओम के अलावा ये भी दे दिया एम्पियर में, ये कूलम में, ओम में, और नीचे ऑल ऑफ दीज कर दिया। तो ऑल ऑफ दीज में टिक मारेंगे, पता रहेगा तब ना कि हम लोग ऐसे कन्वर्शन कर लेते हैं। तो आप इक्वेशन से खेलो थोड़ा सा। ओके, अब आइए, रेसिस्टेंस का हम लोग को डायमेंशन निकल गया है, देख लिए ना, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए हैं आप लोग सब। तो रेसिस्टेंस कर लिए, तो देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये देखिए G को हम लोग कह देते हैं, व्हाट इज दिस, कंडक्टेंस। G को हम लोग कह देते हैं कंडक्टेंस, एंड ये वाला वैल्यू होता है 1/R। मतलब सिंपल है कि कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल also depends on the type of the materials, geometry of the material and temperature। क्योंकि रेसिस्टेंस इस सब पे डिपेंड करता है, तो कंडक्टेंस में टिप मार देंगे, किसके ऊपर, टाइप ऑफ द मटेरियल, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर, तो ज्योमेट्री के ऊपर। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, क्योंकि रेसिस्टेंस को उल्टा है और रेसिस्टेंस ये तीनों चीज़ पे हम लोग को डिपेंड करता है। टेम्परेचर चलेगा, ज्योमेट्री चलेगा, टाइप ऑफ द मटेरियल चलेगा। तो उसी का रिवर्स ये भी टिक मार में अगर रहे आपको कि कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बड़ी आसानी से कह देंगे। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस को उल्टा और रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग को पड़ता है। तो ओके, तो आपके पास यहाँ से हम लोग ये देखिएगा, ये वैल्यू है 1/, ये ओम लिखते हैं, इसी को हम लोग को 1/, ऐसे किया रहता है, तो सजा के ऐसे लिखा रहता है, और इसको MHO कहा जाता है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस का ओम, तो कंडक्टेंस का मोहो में हम लोग लिख लेते हैं। इज इट ओके? जल्दी से बोलिए, एवरीथिंग इज ओके? हाँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, तो हमारे पास ये रह गया टिक मार्क, चलिए मटेरियल्स के ऊपर में। ओके, दूसरा हम लोगों ने कह देंगे
टेम्परेचर के ऊपर में, एंड तीसरा हम लोग कह देंगे ज्योमेट्री पे। ओके, रेसिस्टेंस है, तो उम्मीद करते हैं कि एवरीथिंग, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में ये सिंबल जो था, जी जो था, दैट सिंबल वाज डिफरेंट, इन कापा से लिखा हुए थे अनुसार, बट हियर इन फिजिक्स वी राइट इट बाय द जी टर्म। क्लियर है? सी, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, धीरे से आगे बढ़ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस वी हैव गॉट इट विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। अब आइए कि अगर इसका डायमेंशन निकालने के लिए पूछा है कि जी का डायमेंशन क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ऑलरेडी वी हैव रिटन डायमेंशन ऑफ द आर, और कैसे हमने निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर रख दिया, इसको रिवर्स कर देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। ये देखिए, दिस इज आर, आर का डायमेंशन है ml² t-3 एंड i-2। ये देखिए, और इसको अगर ऊपर ले जाइएगा तो आपके पास वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ द किसका, कंडक्टेंस। लिख दीजिए m-1 l-2 t3 एंड दिस इज i⁻², था तो ऊपर जा करके +2 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू। आई थिंक सो यू पीपल हैव गॉट इट। सबका आ गया, वेरी गुड यार, तुम लोग तो छा गए हो, मेरे से फास्ट लिख लिया, बहुत सही है। तो हम चाहते भी हैं कि ये काम आप करें जल्दी से। अब आइए अगला स्टाइल में हम लोग लेते हैं, व्हाट इज दिस, सी दिस वन। हमने बोला क्या, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिस्टिविटी के बारे में हमने 2 वर्ड बोला था, क्या चीज़, इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी, सबको याद है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल्स। कॉपर लेंगे तो अलग, एल्युमिनियम लेंगे अलग, आयरन लेंगे अलग, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना। एंड साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये आप समझ लीजिएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नीचे में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में रहते हैं भैया, इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री, तो ये टिक मारना भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। ऊपर में था ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे आपको चॉइस में घुमा करके देता है, डिपेंड नहीं तो इंडिपेंडेंट वाला वर्ड लगा देता है, तो आप आसानी से रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसका भी डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं, अब इसका भी डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। करेक्ट है ना। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ द मटेरियल्स पे, टेम्परेचर पर, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब आ जाओ, हम लोग किसका मान निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने कह देंगे यहाँ से R = ρL/A, हम लोग सब जानते हैं ρL/A। तो बताइए कि यहाँ पर आपका तो R है, ये आपका रो है, ये L होगा, और ये वाला L² होगा डायमेंशनली। इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो ρ R × L आएगा डायमेंशन के अनुसार। डायमेंशन के अनुसार देखिए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, ρ देख रहे हैं ना, R × L। R का डायमेंशन अभी तुरंत निकाले हुए हैं हम लोग, क्या निकाले हुए हैं, ml² t-2 t-3 था ना भाई, फिर से लिख दीजिए ml² t-3 एंड साथ में था i⁻²। इसमें आपको गुना कर देना है L से, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो आई थिंक सो कि सबको निकल गया हो कि रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा। तो ये छोटी छोटी बात को धीरे धीरे पूछते रहता है, तो हम लोग आसानी से ये निकाल लेंगे, ml³ t⁻³ i⁻²। This is the value we have got it, and this is the dimension of the resistivity। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हाँ जी बोलिए, कहीं डाउट है तो, कहीं कल अगर आपको मिस्टेक लगा कि कहीं है तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आइए कंडक्टिविटी, सिग्मा की बात कर देते हैं। नो डाउट, बहुत सही। सिग्मा के बारे में बात कीजिए, समझिएगा इसको। डायमेंशन जो हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन 11वां में पढ़े हैं, ठीक है ना, तो 11वां वाला चीज़ को अब हम लोग अपने हिसाब से इसको गवर्न करेंगे, पढ़े भी हैं, क्लियर है अमित, बहुत सही। तो ये देखिए सिग्मा के बारे में क्या कह देंगे, ये आपका है कंडक्टेंस नहीं है,
कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। सी कंडक्टिविटी अनुज सर जो लिखे हुए थे वो अलग सिंबल से था, वो सॉल्यूशन में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे सॉलिड फ्लो ऑफ द करंट और फ्लो कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर निकाल रहे हैं सॉलिड मटेरियल का। वहाँ पर लिक्विड था, वहाँ पर आयंस का फ्लो हो रहा था। आयंस का फ्लो का जो रेसिस्टेंस टाइप ऑफ द सोल्यूशन जो हम लोग का या इलेक्ट्रोलिसिस या एक्वस मीडियम या फ्यूज्ड मटेरियल जो था वहाँ पर अलग सिंबल सर दिए हुए थे, बट नेचर एक ही होता है ना, ध्यान रखिए। अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग दे दिया है, बट काम तो इंटरनल देखिएगा तो एक ही चीज़ है। ओके, तो दिस इज व्हाट सिग्मा है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का मान अगर डायमेंशन निकालना होगा तो आप सीधा ऐसे कर देंगे। ओके, तो हम लोग रख देते हैं दिस इज 1/m L3T-3I-2। ओके, तो रख लीजिए यहाँ से m-1 L-3T-3I-2। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मैचिंग वाला कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई हवा पानी है थोड़ी, रेसिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, रेसिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, ठीक है ना। और एक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात और भी मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी, याद आ रहा है मोबिलिटी के बारे में। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये बोर्ड में भी पूछ लेता है और कंपटीशन का भी बड़ा पेट पेपर है। ओके, तो मोबिलिटी के बारे में जब हमने बात किया हुआ है तो उसको भी लगे हाथ तोड़ फोड़ कर लेते हैं। हम बोले ना एक एक वर्ड को पकड़ के चलते हैं और हड़बड़ाइएगा नहीं, हम टाइम से पहले भी सिलेबस खत्म करेंगे लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका बोर्ड में 12वीं के लिए औकात नहीं है कि ये सब चीज़ पूछता है यार। 12वीं में बहुत हलवा क्वेश्चन पूछता है, वोल्टेज का यूनिट पूछ देगा, रेसिस्टेंस का खाली यूनिट ओम पूछ देता है, इसे टिक मार। इतना डायमेंशन पूछेगा सब लेके ना फेल कर जाएगा बोर्ड में। हाँ, लेकिन जैसे कंपटीशन का पेपर उठाइएगा तो उसमें फेल कराना ही मकसद होता है कंपटीशन में, आप जान ही रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इडियट टाइप का पूछना शुरू कर देते हैं। एनीवे, तो हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, हम लोगों ने एक बात को और भी बोल देते हैं जब पढ़ लिए हैं तो मोबिलिटी को लिखे हुए थे म्यू इज इक्वल टू VD/E। याद आया कुछ? मोबिलिटी इज इक्वल टू VD/E। इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी को डाउट है तो बोले, ये अपने आप में टिक मार में रहेगा। ये किस चीज का होता है? रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन? जस्ट गेट इट, VBI क्वेश्चंस है। ओके, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको NCERT में भी रखा हुआ है और आपको बोर्ड में भी आया हुआ है। हर जगह ही हमसे तो टकराते रहा है, पढ़ा रहे हैं तो हम लोग चलें। V/D मत समझिएगा माय डियर, हियर इज द प्रॉब्लम ना। हो सकता है कि आप लोग अगर ऐसे रीड कर रहे हो तो हम एकदम ऐसे लिख रहे हैं, V है, नीचे में छोटा सा d है एंड ये आपका E है, आपको ऐसे समझना है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द वायर्स थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कॉपर में है तो कुछ अलग होगा, आयरन में है तो अलग होगा, एल्युमिनियम में है तो अलग होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेमीकंडक्टर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करेंगे, चीज़ बिल्कुल बदल जाएगा। और सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं, न तो मेटल होता है न तो नॉन मेटल होता है, दोनों का बीच वाला मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर में जो फ्लो ऑफ द करेंट सेटअप होता है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल है, इसका एक काउंटर पार्ट डेवलप हो जाता है जिसका कि नाम हम लोग होल कहते हैं, HOLE। तो होल का नेचर प्रोटॉन की तरह होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन की तरह होता है। और इलेक्ट्रॉन का नेचर आप समझ ही रहे हैं। तो होल को चलने का जो स्पीड होगा 100 और इलेक्ट्रॉन को चलने का जो स्पीड होगा टाइप ऑफ द मटेरियल्स में वो अलग अलग होता है। जब अलग अलग टाइप का होता है तो मोबिलिटी भी अलग अलग। तो मोबिलिटी में एबिलिटी टू मूव, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू मूव। तो एबिलिटी टू मूव टाइप ऑफ द मटेरियल्स चेंज कर जाते हैं, मीडियम चेंज कर जाते हैं तो बदल जाते हैं, और ये डिपेंड करता है VD और E के रेशियो पर। करेक्ट है? तो अब VD/E का रेशियो में हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो आप लोग ये बताइएगा कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का यूनिट। जल्दी से बोलिए कि सर ये वाला तो हम पढ़े हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है, चाहे कोनो वेलोसिटी हुए है तो वेलोसिटी ही ना। तो
तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि वेलोसिटी है कि एक्सेलेरेटेड है कि कांस्टेंट है कि रिटार्डेड है, क्या मतलब है वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। बड़े हैं पूजा, बहुत सही, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ये बताइए कि व्हाट इज ई वैल्यू, तो ई का मान आप लोग सब लोग पढ़े हैं, कई तरह से इसको बात को कह सकते हैं। तो ई का कोई कहेगा कि सर आप लोग ऐसे सर हम लिख सकते हैं फोर्स बटे चार्ज, तो बोलेंगे एकदम लिख सकते हैं, कोई माई का लाल नहीं काटेगा। हम लोग जानते हैं ना, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है, तो फोर्स हो गया क्या, फोर्स। हम पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर कोई कहेगा कि सर ये वाला हमको नहीं पसंद आ रहा है, हम लिखना चाह रहे हैं E इज इक्वल टू dV/dr। ओके, निगेटिव साइन यहाँ होता है, हमको निगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। मतलब पोटेंशियल में वेरिएशन पोजीशन के साथ को ई कहते हैं। तो यूं कह देंगे कि अगर हम लोग को लिखना होगा, यहाँ से समझिएगा ना, सी अगर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा तो ऊपर में लिख देंगे क्या माय डियर, लिखेंगे न्यूटन बटे कूलम्ब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। समझिएगा, ये जो 3-3 4-4 चीज के टर्म में, फैक्टर के टर्म में जो आपका क्वेश्चन रहता है, हम वहाँ पर बना रहे हैं कि जरा इडियट क्वेश्चन देखिएगा तो एक ही चीज़वा को अलग अलग भाषा में लिख के रख देता है। कैसे लिख दिया, यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख दिया है, यहाँ न्यूटन पर कूलम कर दिए। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, ये के बारे में देखिए। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, तब भी मेरा सही है, न्यूटन पर कूलम। हाँ, कहीं लॉस कहीं गेन तो होता है, एनवायरनमेंट का प्यूरिफिकेशन होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, गंगा साफ हो गया, है ना। तो चलिए एनीवे, ये मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये सही है। फिर हम ये वाला भी लिख सकते हैं ना, हम दोनों लिख करके आपको बता देते हैं। दिस वैल्यू इज व्हाट, ये देखिएगा हमारे पास है मीटर बाई सेकेंड इंटू कूलम बाई न्यूटन। देखिए तो लिख सकते हैं कूलम बाई न्यूटन, तो मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन। एक तो वैल्यू ये हो गया। हम लोग को डायमेंशन निकालना था माय डियर, तो आप यहाँ से देखिए डायमेंशन में कर देंगे तो दिस इज L। और ये बताइए, ये आपका अभी एक बार सजा लेते हैं ना, जस्ट देखिए यहाँ से आपके पास हम लोगों ने कह देते हैं ये आपका है मीटर, ये है न्यूटन, और ये है कूलम, और ये है सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड को हम लोग करंट कहते हैं, जो फंडामेंटल में आ जाएगा। अब आ जाओ डायमेंशन के लिए, तो दिस इज इक्वल टू L, दिस इज mL/T⁻²। देखो भाई mL/T⁻², पूछिएगा ये कहाँ से लिखे हैं तो हम बताएंगे आपको। एंड दिस इज I एम्पियर। बोलो, देखो तो ये मीटर था, और न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं हम, mL/T⁻², और ये वाला एम्पियर है। तो मोबिलिटी का मान निकल गया क्या, डायमेंशन। आपको समझ में आया कि मोबिलिटी का डायमेंशन निकला कि नहीं निकला। हाँ जी, तो अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा तो ये L कट गया, तो सजा के लिखिएगा m⁻⁻1 L⁻0 T⁻⁻2 ऊपर में जा करके 2 हो गया, एंड दिस इज I, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मोबिलिटी। चेक कीजिए, आ गया डायमेंशन, बहुत सही। अगला हम दूसरे अंदाज से निकाल के सिखा रहे हैं ना, दूसरे अंदाज से कि सर ये निकाल लिए तो और भी कोई है, बिल्कुल है, यूनिट भी उसी के अनुसार से आप बदल लीजिएगा। आप यहाँ से देखिए हम क्या दिखा रहे हैं। सो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू VD/E है। ओके, VD का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। चलो भाई ठीक है, और इसका जो हमारे पास वैल्यू ले रहे हैं सो सी क्या आ रहा है, वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट का मात्रक भी, वोल्ट के लिए हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, V इज इक्वल टू W/Q कहे हुए हैं पहले से। V इज इक्वल टू W/Q पढ़ा है क्या,
V इक्वल टू W/Q हम लोगों ने लिया हुआ है। अब आ जाइए आप लोग, हम सब बदल रहे हैं, दिस वैल्यू, ये आगे आते रहिएगा, तो मीटर पर सेकेंड तो है ही, और ये वाला मीटर ऊपर चला गया, दिस इज मीटर एंड दिस इज वोल्ट। ओके, तो हमारे पास वैल्यू है, ये आ गया है मीटर बाय वोल्ट इंटू 1/सेकेंड, ऐसे आ गया है। देखिए तो करेक्ट है, सेकेंड है। अब आ जाओ, हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं सो समझो, ये है मीटर स्क्वायर और वोल्ट को कहते हैं W/Q और दिस इज 1/सेकेंड। समझो, हमारे पास ये आ गया मीटर स्क्वायर, जस्ट समझो सब सिखाने के लिए, ये W है और ये वाला है Q और ये वाला सेकेंड है। तो अब आपके पास ये आपका आ क्या गया, जब का सिंबल रख दीजिए L स्क्वायर, नीचे में ML² T-2, चेक कीजिएगा, आपको ये बदलने आना चाहिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कोई नया चीज भी आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। दिस इज कूलम है, दिस इज कूलम है ना भाई, और ये आपका सेकंड है। तो कूलम बाई सेकंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। इसको काट दीजिए तो मेरे पास वैल्यू आ गया है 1/m, और L तो है ही नहीं, तो L का मान कट गया है, तो हम लोग सजा के लिख देते हैं डायरेक्ट। सजा के डायरेक्ट लिखिएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा वाला है, m का पावर -1, L नहीं है तो 0, T नीचे में निगेटिव था, ऊपर में 2, और ये वाला करंट एम्पियर, तो m के पावर -1, L 0, T 2 एम्पियर। मोबिलिटी का डायमेंशन निकल गया क्या? तो आपको कोई डाउट है? मोबिलिटी का डायमेंशन निकालने में कोई डाउट है? मोबिलिटी निकाला, रेसिस्टेंस निकाले, कंडक्टिविटी निकाला, कंडक्टेंस निकाला, A to Z निकाले, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी क्या है। अब आप लोग आइएगा तो रेसिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन हमने सब देख लिया, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोबिलिटी सब देख लिया। अब नेक्स्ट डे हम लोग लेंगे, सो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डे लेंगे रेसिस्टेंस का क्वेश्चन अगर है, राइट, जिसमें कि आपका लेंथ का चेंज दिया हुआ है, एरिया का चेंज नहीं दिया हुआ है। मतलब इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, देन व्हाट इज द चेंज इन द रेसिस्टेंस परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अगर लेंथ ऑफ द वायर को हम कम कर देंगे कंप्रेस करके 20% से, तब क्या होगा, ठीक है ना।